हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, आज के लाइव सेशन में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। जो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों इकोनॉमिक्स का, वह क्या है? हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया है, फिजिक्स का मैंने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है, ज्योग्राफी का दोस्तों हमने पहला सेशन देख लिया था सोशल साइंस में, उसका दोस्तों मैंने हिस्ट्री का देख लिया था उसके बाद दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को। दोस्तों, अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कुछ दोस्तों ने हमारा एक ग्रुप बनाया और दोस्तों उसमें हमें ऐड किया, वो लोग हमारे क्लास को चाहते थे। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट लग रहा है अपने दोस्त को क्लास, तो वो एक ग्रुप बनाए और उसमें हमको ऐड करते हैं, तो मैं लाइव सेशन का वीडियो उसके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। दोस्तों, मेरे जैसे ही इसको हम पढ़ाते हैं उसके बाद हम लोग जो है पीडीएफ भी प्रदान करते हैं स्टूडेंट को, जिससे आज की क्लास के बाद कुछ समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास में बने रहे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कुछ बताऊं या दोस्तों इसमें कुछ गलती हो जाए तो दोस्तों मैं पीडीएफ आपको दूंगा, आप उसमें सही कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारे क्लास को शुरू से अंत तक देखें और दोस्तों को समझे। और दोस्तों अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हमारे लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दें, तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके उसको दोस्तों मैं डिस्कस या सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैंने केमिस्ट्री के पीडीएफ पे बहुत एक दो पॉइंट को दोस्तों हम चेंज करने के लिए बोले थे पीडीएफ में। किन किन लोगों ने अपने पीडीएफ पे चेंज कर लिया है वो हमें कमेंट करें जल्दी में। चलिए दोस्तों हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो दोस्तों नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर ले। चलिए दोस्तों हम पहले जानते हैं चैप्टर के कुछ शुरुआत के कुछ हम जानते हैं। दोस्तों इससे पहले हम जानते हैं पॉइंट जो है उसका चैप्टर में है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था क्या चैप्टर हमारा अर्थव्यवस्था है, इसके कुछ हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो हम लोग पूरा बुक नहीं जान सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैं उसका स्पेशल पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको सॉल्व करने में आसानी हो, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों उसका पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन का नहीं है। इसका दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका दोस्तों स्वरूप कोई एक दिन का नहीं है। इसके मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी। इसके मूल सूत्र दोस्तों क्या है? जड़ें काफी गहरी है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी शासन के काल से पहले भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी शासन काल से, ये दोस्तों आप पॉइंट जानते भी होंगे कि अंग्रेज जब हमारे देश पर शासन करते थे उस समय, उससे पहले दोस्तों हमारे देश को किसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो सोने को दोस्तों हम अंग्रेज जो है लूट के लेके चले गए। तो वह दोस्तों एक स्वरूप एक दिन का नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। क्या है दोस्तों इसका पॉइंट है उपनिवेश। अगर दोस्तों आपके पास बुक है तो आप उसके इंपोर्टेंट पॉइंट में देख सकते हैं कि उपनिवेश हाईलाइटेड किया होगा। इसलिए दोस्तों हम इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं इतना बता दूंगा कि ये आपकी बुक से भी काफी है। और दोस्तों बुक पढ़ने से चाहे आप इस नोट को देख लेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें जितना भी पॉइंट्स बताया है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और आपसे बनेगा भी। तो उपनिवेश क्या है? तो जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली विकसित राष्ट्र के शासन में रहता है, क्या है दोस्तों अच्छे समझिए, अगर हमसे पूछे कि उपनिवेश क्या, अगर लिखने के लिए बोलेगा तो हम दोस्तों इसमें इस पॉइंट को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली मतलब दोस्तों विकसित राष्ट्र के शासन में रहता है और इसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण क्या उसके हाथ में होता है? समृद्धशाली देश के हाथ में होता है। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। दोस्तों उपनिवेश किसे कहता है? जैसे दोस्तों कोई बड़ी समृद्धशाली विकसित राष्ट्र है, वो किसी छोटे राष्ट्र पर शासन करती है, उसका व्यवसायिक उसका नियंत्रण सब एक बड़े समृद्धशाली देश के हाथ में होता है, उसको दोस्तों उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासनकाल का एक उपनिवेश था। क्या था दोस्तों? ब्रिटिश शासनकाल का एक उपनिवेश था। अब कैसे दोस्तों? तो दोस्तों तो उस टाइम भारत जो है वह छोटा था और उस पर दोस्तों एक ब्रिटिश जो है समृद्धशाली और विकसित राष्ट्र थे, तो वह हमारे भारत राज्य पर शासन किए 200 वर्षों तक। कितने सालों तक हम हमारे राष्ट्र पर शासन किए? तो वह हमारे राष्ट्र पर 200 वर्षों तक शासन किए हैं। चलिए दोस्तों हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं।
अगर दोस्तों आप जिन जिन लोग जो लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं वो हमें नीचे लाइव चैट में जल्दी जल्दी कमेंट करें, जिससे मैं इसको पीडीएफ दे पाऊँ। जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग कमेंट करें। अब दोस्तों है आर्थिक क्रियाएं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारे वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रिया दोस्तों किसको बोलते हैं? वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या दोस्तों आय प्राप्त होती है। आय, आमदनी जिससे हमको प्राप्त होती है, जिससे हम अपने आजीविका चलाते हैं, उसको दोस्तों हम आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे। तो दोस्तों हम क्या जाने कि हमारे वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसको दोस्तों हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो उसके दोस्तों जानते हैं हम अर्थव्यवस्था क्या है। जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है क्या है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। क्या दोस्तों है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे में दोस्तों कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन तथा संचार, इसको दोस्तों हम अर्थव्यवस्था। अगर दोस्तों हमसे पूछेगा तो अर्थव्यवस्था क्या है तो हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता भी है और आप अपने बीटी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं ये क्वेश्चन है भी कि अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य लिखते हैं। दोस्तों अगर हमसे क्वेश्चन पूछा अर्थव्यवस्था क्या है तो हम उसमें इतना लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। दोस्तों आर्थिक क्रियाएं क्या है? वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिससे हम आमदनी करते हैं। जैसे दोस्तों कृषि से हमें आमदनी प्राप्त होती है, हम आजीविका चलाते हैं। उसके बाद दोस्तों उद्योग हुआ, व्यापार हुआ, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, परिवहन हुआ, संचार हुआ आदि। अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य करती है। पहला दोस्तों क्या है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का प्रदान करना। अर्थव्यवस्था में क्या करती है? वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था तो हमारे दोस्तों दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। पहला कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। उसके बाद दूसरा दोस्तों करती है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है, जिससे वो अपनी आजीविका चलाया जा सके। उसकी यहाँ तक समझना आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत हो तो वो तो भी कमेंट करें कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों हम अपने आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे हम जानते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। जैसे में कुछ इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से परिभाषित किया। तो इसको भी जो है जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस अर्थशास्त्री ने हमें क्या कहा था। तो आर्थर लेविस के अनुसार, तो क्या है दोस्तों? आर्थर लेविस के अनुसार उसने क्या कहा था? तो दोस्तों आर्थर लेविस ने कहा था कि किसी राष्ट्र के क्या दोस्तों कहा था, अच्छे समझिए, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। आर्थर लेविस के अनुसार क्या है दोस्तों कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र का संपूर्ण जो उसके व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर वह मानवीय आवश्यकता जो हमारी जरूरत है उसकी संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधन जो उसके पास देश में जो संसाधन है उसका प्रयोग करता है। उसके बाद दोस्तों ब्राउन जो हमारे वो भी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दोस्तों कहा कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली है। उन्होंने एक लाइन में ही स्पष्ट कर दिया कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। और दोस्तों इसको हम अब संक्षिप्त भाषा में समझते हैं कि मतलब ये दोनों अर्थशास्त्री ने अपने अपने तरीका से परिभाषित किया। तो उसको हम लोग संक्षिप्त में क्या बोल सकते हैं? तो दोस्तों इसको संक्षिप्त में हम बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। तो अर्थव्यवस्था क्या हो गया? अर्थव्यवस्था समाज के सभी जितने भी कार्य होते हैं, सभी आर्थिक मतलब हम अपने जो काम करते हैं आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। एक लाइन में इसको समझ लीजिए कि आर्थिक क्रिया मतलब दोस्तों जिससे हम अपने आय को आमदनी को दिनचर्या को चलाते हैं। तो आप लोग को समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
आगे दोस्तों हमारा है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, जिसको हमको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा क्या है। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हमारे देश की क्या है और राष्ट्र क्या होता है। तो पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इनका मतलब होता है कि उत्पादन के क्षेत्रों में विभाजन, जो दोस्तों हमारे क्षेत्र में उत्पादन होता है उसके क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। क्या क्या जाता है दोस्तों, और इनका मतलब ये अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उसके क्षेत्रों में उसका अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है। उसके दोस्तों अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधि संपादित की जाती है। और दोस्तों अर्थव्यवस्था में क्या क्या जाती है, तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां जो है संपादित की जाती है। तो अर्थव्यवस्था के संरचना का मतलब क्या हो गया, उत्पादन के क्षेत्रों में विभाजन। तो उत्पादन जो दोस्तों हमारे देश में होता है उनका विभाजन जो है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा में परिवर्तन कराता है। उसके दोस्तों अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। तो दोस्तों इसके आधार पर जो है इन क्रियाओं को मोटे तौर पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने तौर पर दोस्तों, इन क्रियाओं को जो है जो हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संरचना के ढांचा को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ दोस्तों हम एक पॉइंट जोड़ देंगे, इन क्रियाओं को इन क्रिया दोस्तों लिख देंगे यहाँ पर, इन क्रियाओं के मोटे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के ढांचा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, जिसको दोस्तों प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दोस्तों पहला क्या है, पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसको दोस्तों बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। इसको दोस्तों जब मैं पीडीएफ दोस्तों इसको आप साइड में लिख दीजिएगा। इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम है आपको कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को दूसरा हम कहते हैं कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसको दोस्तों आप अपने पीडीएफ में जब मैं दूं तो आप यहाँ लिख देंगे ये प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम जो है कृषि क्षेत्र भी है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। क्या दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। क्या दोस्तों, इसका दूसरा नाम है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। इसको दोस्तों हम बोलेंगे औद्योगिक, जो दोस्तों हमारे कारखाने हो गए, इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम हो गया औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों आता है तृतीय क्षेत्र, इसका दोस्तों दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र, जिसका दोस्तों टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम समझे कि इन क्रियाओं को दोस्तों आर्थिक संरचना एवं ढांचा के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जिसका दोस्तों दूसरा नाम होता है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या सब आते हैं, इसको हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या सब कार्य आते हैं और तृतीय क्षेत्र में क्या सब कार्य आते हैं, इसको हम जानते हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं क्या इस तीनों क्षेत्र में क्या सब आते हैं, उसको परिभाषा को हम क्या लिखेंगे। तो पहला दोस्तों हम देखते हैं, तो पहले दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों इसको अगर आप अपने कॉपी में चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में। पहला दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, तो पहला आपको दोस्तों हमने बताया प्राथमिक क्षेत्र। क्या दोस्तों मैंने बताया, प्राथमिक क्षेत्र जिसका दोस्तों होता है प्राइमरी सेक्टर। क्या है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर को दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसको दूसरा नाम हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। आप परिभाषा को दोस्तों अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपको इस फिगर के द्वारा आपको बहुत कुछ बताऊंगा, इसमें जितना भी बताऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोस्तों मैं इसके अंदर में जितना कुछ बताऊंगा तो आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की हम परिभाषा को लिख सकते हैं, चाहे आप अपने कॉपी में नोटेड डाउन करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, तो आप प्राथमिक क्षेत्र लिख के डैश दीजिए और लिखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके अंदर में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में के अंदर में क्या सब आता है, अब इसको जानते हैं। पहला तो प्राथमिक क्षेत्र, इसके परिभाषा आप लिख दिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र। क्या आता है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र।
इसको दोस्तों इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आप इसको द्वितीयक क्षेत्र के आगे में लिख दीजिएगा, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों थर्ड हमारा है तृतीयक क्षेत्र। क्या दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र। यहाँ तो समझना हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं। तो तृतीयक क्षेत्र हम किसको बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र को दूसरा नाम है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का सेवा क्षेत्र। आप जानते हैं दोस्तों हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में क्या सब आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर में क्या सब आते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंदर में क्या सब आते हैं। तो पहला दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में क्या सब आते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में पहला आता है आपको कृषि। आप लोग फिगर को अपने स्क्रीन को अच्छे से देखिए। तो पहला दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अगर हमसे पूछा कि प्राथमिक क्षेत्र के कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए और इससे बाहर आकर इसमें से कोई भी नाम दे दे और उसमें पूछे कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप उसका लिख सकते हैं। पहला इसके अंदर आ गए कृषि। उसके दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा दोस्तों हमारा आ जाएगा पशुपालन। थर्ड हमारा आ जाएगा वन। और फोर्थ दोस्तों हमारा आ जाएगा मछली पालन। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या सब आ जाएंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन, ये सभी जो है दोस्तों हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छे से दोस्तों फिगर से समझ लीजिए, उसका नाम याद रख लीजिए। कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। आप जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या सब आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों पहला आता है उद्योग। क्या आता है दोस्तों? उद्योग। सेकेंड दोस्तों क्या आता है? सेकेंड दोस्तों हमारा आता है निर्माण। थर्ड दोस्तों हमारा क्या आता है? थर्ड हमारा आता है गैस एवं बिजली। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में मतलब अगर दोस्तों जिसको उद्योग धंधा हुआ, तो दोस्तों उद्योग, निर्माण जिसको हम लोग बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, उसको द्वितीयक क्षेत्र के अंदर करके गैस का जो उत्पादन होता है फिर वो बिक्री होता है, तो उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के अंदर में रखते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर में आते हैं उद्योग, निर्माण और गैस एवं बिजली। उसके बाद दोस्तों उद्योग भी दोस्तों चार प्रकार के होते हैं और चारों उद्योग इसी के अंतर्गत आते हैं। पहला दोस्तों कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और दोस्तों बृहद उद्योग। ये सभी उद्योग जो है हमारा सब जो है अर्थव्यवस्था के अर्थसंरचना के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, ये सभी जो है उद्योग के भाग हैं। और ये निर्माण और गैस एवं बिजली, ये सभी जो है हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आ गए। और ये सभी कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन, ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम दूसरा बोलते हैं कृषि क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। और जानते हैं अब तृतीयक क्षेत्र में क्या सब आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को हम दूसरा बोलते हैं दोस्तों सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र को? सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में सबसे पहला आते हैं आपको बैंक। क्या आते हैं? बैंक। सेकंड दोस्तों हमारा आता है परिवहन। सेकंड क्या आता है? परिवहन। थर्ड संचार। उसके बाद दोस्तों आता है व्यापार। और फिफ्थ और लास्ट अन्य सेवा। जो भी चीज हमें सेवा प्रदान करते हैं उसको दोस्तों हम किसके अंदर में रखेंगे? उसको हम तृतीयक क्षेत्र के अंदर में रखेंगे, कि जो भी चीज हमें सेवा प्रदान करता हो। तो यहाँ तक समझने में आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में इतना आ गया, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण एवं गैस एवं बिजली कनेक्शन आ गए, और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों आ गए बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं। इस फिगर से आप लोग समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, चाहे मैं आपको उसका PDF भेज दूंगा। ये फिगर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसी के बदौलत आप इसका प्राथमिक क्षेत्र का परिभाषा देख सकते हैं और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अगर इसमें कुछ भी दे दे, जैसे आपसे पूछ देगा कि निर्माण किस क्षेत्र में आते हैं, तो उसको हम दे सकते हैं द्वितीय क्षेत्र में। चाहे आपसे पूछ दे कि बड़े उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं, तो मैं दे दूंगा द्वितीय क्षेत्र। चाहे आपसे पूछ दे दोस्तों बैंक किसके क्षेत्र में आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में। कृषि किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में। ये आपसे बार बार एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस फिगर को आप स्नैपशॉट ले लें, चाहे इस फिगर को जैसे आपको याद करना हो, इस फिगर को आप अच्छे से समझ लें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए उसको फिगर को रख ले। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या जानते हैं दोस्तों हम? अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या दोस्तों आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा को जानते हैं। तो उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसका उपयोग वो अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिंपल होता है कि उसका स्वामित्व एवं अधिकार टोटल निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है और इसका उपयोग जो है वो अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, जापान में है और ऑस्ट्रेलिया में है। सेकेंड आता है दोस्तों हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन दोस्तों देश की सरकार के पास होता है। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? देश एवं स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि स्वामित्व एवं संचालन दोनों जो है देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग वह सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं। जैसे दोस्तों चीन, क्यूबा आदि। चीन, क्यूबा आदि में दोस्तों क्या होता है, उसका टोटल शासन जो है, जैसा कि आप लोग अभी भी जान रहे होंगे कि चीन का टोटल शासन उस देश के राजा के पास होता है, उस देश के सरकार के पास होता है, और उस देश में जितने भी काम होते हैं उस पर टोटल नजर जो है उस देश की सरकार की होती है। तो उसमें दोस्तों उसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में क्या होता है दोस्तों, उसमें सब व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है। इसमें उसका स्वामित्व का आधार जो है उसके खुद लोग अपने होते हैं। और तीसरी दोस्तों है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब दोस्तों कुछ निजी हाथों में होता है, कुछ दोस्तों समाज के हाथ में, कुछ देश के सरकार के हाथ में होता है। इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप स्क्रीन पर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि कुछ काम जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में है, कुछ दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब तो देश की सरकार के पास है। तो दोस्तों भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में दोस्तों हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें कुछ जो है देश के सरकार के हाथ में और कुछ यहाँ के निजी हाथों में है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, चीन में टोटल चीज जो है देश की सरकार के हाथ में है। और अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में उसके स्वामित्व जो है वहाँ के खुद के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया। और भारत में दोस्तों कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वो नीचे लाइव चैट में अपना नाम के साथ हमें कमेंट करें, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकूं। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, जिससे आप क्लास एंड होने के बाद मैं उसका ग्रुप में नाम शेयर करूं और वो अपने नाम के साथ हमें मैसेज करे तो मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा। वैसे मैंने कुछ स्टूडेंट का नंबर सेव कर लिया, तो उसको दोस्तों नाम भेजने की जरूरत नहीं है, उससे हमें पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो नए हैं वो अवश्य लाइव चैट में कमेंट करें, क्योंकि हम प्रेजेंट हैं तो मैं उसको पीडीएफ अब भेज दूंगा। तो जैसे फोर्थ है हमारा, उसका तो जानते हैं आप अर्थव्यवस्था का विकास। क्या अब हमारा पॉइंट कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है? इसमें दोस्तों इसमें अर्थव्यवस्था का विकास दो प्रकार के होते हैं। एक आर्थिक विकास होते हैं और एक होते हैं मौद्रिक विकास। क्या दोस्तों? एक आर्थिक, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिए। अर्थव्यवस्था का विकास दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्थिक विकास, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, और दूसरा मौद्रिक विकास। तो आज की क्लास में हम आर्थिक विकास के बारे में पूरा जान जाएंगे, कल के क्लास में हम मौद्रिक विकास को देखेंगे। तो आज हम आर्थिक विकास के क्लास को स्टार्ट मतलब उसे बढ़ाते हैं और आर्थिक विकास के बारे में जानते हैं, और आर्थिक विकास के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे, और कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मौद्रिक विकास के बारे में। तो चलिए जानते हैं पहले आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों? तुरंत नहीं हो जाती वृद्धि, दीर्घ काल मतलब आने वाले समय में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास। उसके बाद है दोस्तों हमारा समावेशी विकास। क्या दोस्तों? इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है दोस्तों? समावेशी विकास। समावेशी विकास किससे कहते हैं दोस्तों? आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि समावेशी विकास किसे कहते हैं, आप इसलिए इसको याद कर लीजिए। ये जितना बुलेटेड पॉइंट बताया जाता है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस सब पॉइंट को अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो समावेशी विकास किसको बोलेंगे? आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग जो है दोस्तों विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे,
तो ऐसे विकास की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, समावेशी विकास कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सतत विकास। तो सतत विकास हम किसको बोलेंगे, सतत विकास दोस्तों हम बोलेंगे भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख के वर्तमान में संसाधन का उपयोग करना हम क्या कहलाता है, सतत विकास। किसको सतत विकास बोलेंगे दोस्तों, भविष्य में जो पीढ़ी है उसको ध्यान में रख के वर्तमान में जो संसाधन का हम उपयोग करते हैं उसको हम सतत विकास बोलेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन आपके लिए है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं। अब दोस्तों हम देख रहे हैं आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। वो दोस्तों आर्थिक विकास का ही एक पार्ट है जिसको हम उसमें एक आ जाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन दोस्तों हम लोग किसको बोलेंगे, तो आर्थिक नियोजन दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि राष्ट्र की प्राथमिकता जो दोस्तों हमारे जरूरत के सामान है उसके अनुसार देश के संसाधन, मतलब जो हमारे जैसे कोई भी सामान है, जैसे मैं अभी कोई भी देश हमसे FCQ मलेरिया का दवाई मांग रहा है तो वो हमारे पास ज्यादा पर्याप्त है, तो दोस्तों उसको हम अगर किसी दूसरे कंट्री के पास भेजेंगे तो हमें उससे आय प्राप्त होगी। तो ये दोस्तों आर्थिक नियोजन में एक ज्यादा ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो देश की राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो दोस्तों भारत में जो है योजना आयोग प्लानिंग कमीशन है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास का योजना बनाता है। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिए, भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास का योजना कौन बनाता है, तो कौन बनाता है दोस्तों, योजना आयोग। योजना आयोग जो है कि भारत में 5 वर्षों में के लिए आर्थिक विकास का योजना बनाता है। उसके बाद दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में दोस्तों योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इस पद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं। इस पद पर जो रहते हैं योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के इस समय जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो होते हैं इस पदेन अध्यक्ष के देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों सबसे पहले इस पदेन अध्यक्ष का प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे पहले इस देश के पदेन योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इस पद के सबसे पहले पदेन अध्यक्ष थे। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों भारत का आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दोस्तों, नियोजन को दिया जाता है। जो दोस्तों देश में जो आर्थिक विकास होते हैं उसका श्रेय जो है जो प्लानिंग कमीशन है उसके अनुसार जो डाटा आते हैं उसको दिया जाता है। उसके बाद का दोस्तों हमारा पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। उसके दोस्तों भारत में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं NDC का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट स्लाइड में भी यही है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC की गठन 9 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 9 अगस्त 1952 को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का विकास किया गया था। ये आप फुल फॉर्म NDC का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, आप इसको याद कर लेंगे इसमें। और इकोनॉमिक्स में आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है कि NDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NDC का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका मुख्य काम होता है राज्य सरकार तथा योजना आयोग, मतलब दोस्तों योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र दोनों के बीच में तालमेल तथा सहयोग कर वातावरण बनाने का कार्य करता है। दोस्तों NDC क्या काम करता है, तो NDC काम करता है राज्य सरकार और योजना आयोग जिसके अध्यक्ष केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री होते हैं उसके बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने का कार्य करता है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चले दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।
कल हम लोग जानेंगे, जिसको अपने आज हमने जाना आर्थिक विकास के बारे में, कल हम लोग जानेंगे मौद्रिक विकास और इससे आगे के बारे में। और कल के क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल के क्लास में मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोशिश करूंगा कि कल के क्लास में इस चैप्टर को एंड कर दूं, तो जिससे मैं परसों आपको इस चैप्टर का टेस्ट ले सकूं। तो दोस्तों कल मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो दोस्तों खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाए। और दोस्तों इसमें जितने भी बुलेटेड पॉइंट बताए गए हैं आप उसको बस याद कर ले। और अगर आपके पास बुक है तो आप अपने क्वेश्चन आंसर को भी मिला सकते हैं कि उसमें टोटल क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और टोटल क्वेश्चन का आंसर जो है इतने ही पॉइंट में छुपा हुआ है। तो आपको बुक पलटने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपका क्वेश्चन उल्टा है और आपको अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप लोग को यहाँ तक में कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होंगे तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर दें। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसे वीडियो खत्म होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने का। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से अगर आप हमारे क्लास को अटेंड किए हैं तो आप हमें वहां मैसेज करें कि मैंने आपकी क्लास को आज अटेंड किया है, तो मैं आज के लेक्चर का आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो जो इस लेक्चर को, मैं फिर से बता दूं, अभी जो स्टूडेंट इस वीडियो के लेक्चर को एंडिंग तक देखे हैं वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से कमेंट कर दें, जिससे मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूं। तो चले दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि इस क्लास को ज्वाइन होने के लिए। तब तक के लिए बाय।